तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि क्या है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये आपका अगर पूछेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो इसकी डिफिनीशन आपकी 2 नंबर या 3 नंबर में आएगी। लेकिन अगर आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इसके या इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर का हो जाता है। तो 4 नंबर और साथ ही साथ इसमें जो मात्रक है, जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है, अगर मात्रक आपसे पूछ लिया गया है बहुविकल्पी में, तो 1 नंबर का आपका मात्रक आता है। इसके पहले हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसके वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक बता दिया है, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली व्यूज बनाने के लिए हम करें कि जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, वो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाले जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे डिफिनीशन, वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये सब आप रिलेट कर पाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम करें कि पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया देख लें, या फिर अगर आपको ये नहीं पता कि कोटि क्या होती है, तो सबसे पहले बेसिक वीडियो देखें जो कि हमने पढ़ा रखी है, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। पहले वो वाला वीडियो देख लें, इससे आपको कोटि पता चल जाएगी, यानी आपको थोड़ा सा बेस जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप अगर बेस जो बना लेते हैं, तो आप शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर देंगे प्रेस। आप अपने कमेंट या डाउट यहाँ पे या कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया पहले जो रिलेट करने वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करके बताएंगे, ताकि आपको क्लियर हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या था कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर है या वेग है, हमने अभिक्रिया की दर आपको पढ़ा रखी है, अभिक्रिया की दर को R से डिनोट किया जाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो परिभाषा थी, सेम वही परिभाषा आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भी है। जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक की जो सांद्रता A होती है, अभिकारक की सांद्रता A के शून्य घात के समानुपाती होती है, क्योंकि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी यहाँ पे जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो प्रथम घात या एक जो घात होगा उसके समानुपाती होती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। डिफिनीशन लिखने से पहले मैं डिफिनीशन लिखने से पहले डायग्राम से समझ आती हूँ। तो यहाँ पे डायग्राम तो बनाना है नहीं, तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूले से डिफिनीशन समझेंगे, यानी फॉर्मूले से डिफिनीशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपका अभिकारक A है जिससे आपका उत्पाद बनता है, अभिकारक से ही उत्पाद बनता है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी दें, A न लिख के अभिकारक ही लिख दीजिए। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता परिभाषा क्या थी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर है, यानी अभिक्रिया की दर वो अभिकारक की सांद्रता। हमने बताया है कि किसी को भी, जैसे A है, अगर हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया तो इस पूरे को हम पढ़ेंगे A की सांद्रता, B को ब्रैकेट में लिखा तो B की सांद्रता। ये हमने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया में ही बता दिया था। तो डिफिनीशन के हिसाब से अभिक्रिया की दर जो है वो अभिकारक की सांद्रता, चूंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया अभिकारक में, तो ये अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, और अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होती तो यहाँ पे जो घात 1 हम लिख रहे हैं वहां पे घात 0 कर देते।
तो इस हिसाब से आप डिफिनीशन बना सकते हैं, या फिर आप इसके फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला कैसे बनाना होगा। जैसे कि आपका कोई एक अभिकारक A है जिससे आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है। अब हमने बताया है कि जो अभिक्रिया की दर है उसे हम R से डिनोट करते हैं और इस R का मान होता है dx/dt, यानी हम इस दर की जगह dx/dt भी लिख सकते हैं। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला आएगी वो क्या आ जाएगा, dx/dt, जो कि समानुपाती होगा किसके, अब चूंकि अभिकारक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभिकारक जो है वो A है, ये आपका अभिकारक है, तो A के सांद्रता के एक घात की, ठीक है, A की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है क्या, अभिकारक का दर या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निकालिए, तो अगर अभिक्रिया को ज्ञात करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे dx/dt, जो कि समानुपाती होगा हमेशा अभिकारक की सांद्रता के एक घात का। अब जरूरी नहीं है कि अभिकारक की सांद्रता हमेशा A ही हो, B भी हो सकती है, A+B भी हो सकती है, A+B+C भी हो सकती है। यहाँ पे इधर साइड कितना भी मॉलिक्यूल हो सकता है आपके अभिक्रिया की अभिकारक की जगह, यहाँ पे अभिकारक होगा, अभिकारक की जगह आप 2, 4, 6 कितना भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूले से डिफिनीशन कैसे बनेगा कि वह अभिक्रिया, अभी हम डिफिनीशन लिख भी देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या कह सकते हैं अभिक्रिया की दर या वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होती है। डिफिनीशन लिखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या है कि वह अभिक्रिया या कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया ही तो है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या आप इसी को वेग भी कहते हैं, अभिक्रिया की दर या वेग जो है वह अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात का मतलब क्या है कि घात में एक, ठीक है, प्रथम घात के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसे ही या कह सकते हैं उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है कि हमने आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बता दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल अगर आया तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो न्यूमेरिकल उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया निकालें, तो अभिक्रिया जब ज्ञात करना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे dx/dt क्या है, तो ये R यानी कि दर है, अभिक्रिया की वेग या दर को R से डिनोट करते हैं। इस R की वैल्यू होती है dx/dt, तो यहाँ पे हम A या अभिक्रिया की जो दर है इसकी जगह लिखेंगे dx/dt, जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, अभिक्रिया की सांद्रता के एक घात के हमेशा समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना बताएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें, और कभी कभी उसका डिफिनीशन भी उसमें ऐड कर देता है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ
है, क्योंकि ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसको निकाला कैसे जाएगा? सबसे पहले हम कोई अभिक्रिया लेंगे ए, जिससे आपका उत्पाद बनेगा, जिससे आपका उत्पाद बनता है। हम जानते हैं कि अभिकारक से ही हमेशा उत्पाद बनता है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे कि माना प्राथमिक जो सांद्रता है, प्राथमिक सांद्रता है वो पहले कितनी थी? ए। जब प्राथमिक सांद्रता ए था तो आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था, यानी 0 था। यानी कि जैसे आपके पास जब पैसा कम होता है तो आप प्रोडक्ट कम खरीदते हैं, तो वैसे ही जब प्राथमिक सांद्रता था तो प्राथमिक सांद्रता जब ए होगा, यानी अभिकारक जब ए होगा तो उसमें उत्पाद 0 होगा। लेकिन अगर हम कुछ देर बाद कुछ पैसे कमा के आए उसके बाद, यानी कि टी समय बाद अगर हम सांद्रता देखें, टी समय बाद अगर सांद्रता देखेंगे तो a माइनस एक्स आपकी क्या हो जाएगी? अभिकारक हो जाएगा, और उससे जो उत्पाद बनेगा वो x हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है कि पहले जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो हमने प्रोडक्ट कम खरीदा, लेकिन जब हमने टी समय बाद थोड़ा पैसा कमा लिया तो उसके बाद जब हम आए तो हमने ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि x प्रोडक्ट खरीद लिया। जैसे अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो प्राथमिक सांद्रता पहले a मानेंगे, लेकिन उससे उत्पाद कुछ भी नहीं बनेगा। जब हम टी समय बाद सांद्रता देखेंगे यानी a माइनस एक्स करेंगे तो उससे उत्पाद x बन जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हमने फॉर्मूला निकाला उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से यानी उसके फॉर्मूले से। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि dx अपान dt जो कि प्रोपोर्शनल हमेशा होता है a की सांद्रता के घात 1 की, ठीक है। ये आपका हमने फॉर्मूला निकाला कि अभिक्रिया का वेग हमेशा, अभिक्रिया का वेग या दर जो है वो अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, और यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब हम इससे अगर देखें तो हम पहले तो आपका प्राथमिक सांद्रता लेंगे तो इसमें जो a की सांद्रता होगी वो a हो जाएगी। लेकिन अब हम अगर t समय बाद, तो यहाँ पे जैसे ये तो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे अगर हम ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यही आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? जब हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो इसकी जगह एक वेग स्थिरांक आपका होता है जिसे हम k से डिनोट करते हैं, वो लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? dx अपान dt इस प्रोपोर्शनल की जगह क्या हो जाएगा? इक्वल टू k इंटू ये आपकी a की सांद्रता वैसे ही रहेगी, क्योंकि अगर किसी के घात 0 रहता है तो हम उसको हटाते हैं, लेकिन किसी की घात 1 है तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपके a की सांद्रता वैसे ही डिनोट हो जाएगी। ये तो हुआ आपका प्राथमिक सांद्रता, प्राथमिक सांद्रता। लेकिन अगर t समय बाद हम सांद्रता निकालें तो क्या हो जाएगा? पहले हमने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को लिखा, प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो वेग स्थिरांक k लगाएंगे, k लगा दिया। तो जो ये मान आया है k लगाने के बाद a, चूंकि प्राथमिक सांद्रता का मान भी a है तो a आया, यानी ये प्राथमिक सांद्रता की वैल्यू अभी हमने रखी है। अब अगर हम t समय बाद सांद्रता देखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि t समय बाद जो वेग है, अब क्या होगा? t समय बाद अगर आप वेग देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जहां पे आपका ये a है उसकी जगह आपको a माइनस एक्स रखना पड़ेगा, यानी कि t समय बाद सांद्रता क्या हो जाएगी? अभिकारक की जो सांद्रता है t समय बाद a माइनस एक्स हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो हो जाएगा dx अपान dt वैसे ही इक्वल टू k भी वैसे ही रहेगा। लेकिन इस a की जगह अब हम ब्रैकेट में क्या ले लेंगे? a माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि हमने t समय बाद वेग कैलकुलेट करना है, तो t समय बाद सांद्रता भी a माइनस एक्स हो जाएगी। बाकी आपका वेग स्थिरांक और अभिक्रिया का दर या वेग वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या हो जाएगा? इसको अरेंज करेंगे तो ये जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स को हम यहाँ पे लाएंगे, एकदम धीरे धीरे समझा रहे, स्टेप बाय स्टेप। a माइनस एक्स को dt के पास ले आएंगे
और इस dt को हम यहाँ पे लाके रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, dx के बटे a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी, k इंटू डी टी। अब k के पास हमने dt क्यों लेके आया, ताकि हम समाकलन कर सके, ताकि हम क्या कर सके, समाकलन कर सके। समाकलन करने के लिए ही तो ये सब हो रहा है। समाकलन करने के बाद ही आपका वेग स्थिरांक k का मान आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो अब जो ये इक्वेशन बन के आया है, अगर इस इक्वेशन का हम समाकलन करें तब क्या होता है, तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इस इक्वेशन का समाकलन करके बहुत ही आराम से समझाएंगे, क्योंकि समाकलन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। ठीक है, तो ये इक्वेशन तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इस इक्वेशन को या समीकरण को लेकर हम समाकलन करते हैं। तो अब इस इक्वेशन का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर क्या लिखेंगे कि समाकलन करने पर, तो समाकलन का पहला प्रोसेस ये है कि जब भी आप समाकलन करेंगे तो दोनों साइड पहले तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, केवल समाकलन का सिंबल लगाएंगे। तो दोनों साइड कुछ चेंज नहीं करते हैं, पहले हम बस समाकलन का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू a माइनस एक्स वैसे ही है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू वैसे ही है, k इंटू डी टी वैसे ही है। तो समाकलन करेंगे, पहले हम दोनों साइड समाकलन का निशान लगाएंगे। ठीक है, हमने कुछ चेंज नहीं किया, dx अपान a माइनस एक्स वैसे ही है, k इंटू डी टी वैसे ही है। समाकलन कर रहे हैं तो दोनों साइड समाकलन का निशान लगाएंगे। और आप जानते हैं जो नियत या अचर पद होते हैं उसका समाकलन नहीं होता है, जो कि यहाँ पे k है। k का समाकलन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अंक हो सकता है x y z, ये सब मान हो सकते हैं। तो k को हम समाकलन के बाहर ले जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम स्टेप वाइज यहाँ पे आपको बताते हैं। तो अगर हम k को समाकलन के बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके पहले जो आपका dx अपान a माइनस एक्स है, एक समाकलन का फॉर्मूला होता है। समाकलन का एक फॉर्मूला होता है कि समाकलन 1 अपान a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका इसी फॉर्म में है। अगर हम dx को उधर ले जाएं तो 1 के बटे a माइनस एक्स के फॉर्म में ये है। तो 1 के बटे a माइनस एक्स इंटू डी एक्स का एक फॉर्मूला होता है समाकलन में, जो कि क्या होता है, जो कि फॉर्मूला आपका होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स, यानी हम 1 अपान a माइनस एक्स इंटू डी टी की जगह आप चाहें तो हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, फिर आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। जैसे इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, समाकलन 1 अपान a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इस पूरे के जगह माइनस लॉग a माइनस एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा। और k का समाकलन नहीं होगा क्योंकि ये नियत राशि है। तो इस k को हम यहाँ पे समाकलन के बाहर ले आएंगे, तो k इंटू समाकलन dt हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये आपका dx अपान a माइनस एक्स जो था ये 1 अपान a माइनस एक्स के बराबर है। ये फॉर्मूला होता है आपका समाकलन का कि 1 अपान a माइनस एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला है माइनस लॉग a माइनस एक्स, यानी इस पूरे की जगह हम a माइनस का लॉग a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो पहले हमने इसको इस फॉर्मूले के जैसा कन्वर्ट किया ताकि हम ये फॉर्मूला लगा पाए। तो यहाँ पे हमने 1 अपान a माइनस एक्स कर दिया और dx जो आपका था वो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। k का कभी भी समाकलन नहीं होगा क्योंकि वो नियत राशि है, तो इसको बाहर ले लेंगे और समाकलन करेंगे dt का। और आप जानते हैं कि किसी के भी सापेक्ष, जैसे d के सापेक्ष t का समाकलन करेंगे तो d और समाकलन का जो नियतांक है हट जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताया था, केवल यहाँ पे t हो जाएगा। तो अब हम स्टेप वाइज करेंगे, इसका पहले मान रखेंगे, जो हमने यहाँ पे मान निकाला है वो मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग a माइनस एक्स जो कि फॉर्मूले का है
इस पूरे मान के जगह देखिए, इस पूरे मान की जगह आपको ये रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a माइनस एक्स रखेंगे इज इक्वल टू के वैसे ही रहेगा। अब t के यहाँ पे हमने बताया था एक कि अगर डी टी है, इसका समाकलन कर रहे हैं तो t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो t बाहर हो जाएगा। ऐसे dx का करेंगे तो x बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे dt है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt का d और समाकलन का नियतांक हट जाएगा, केवल t बचेगा और प्लस में c आ जाएगा। c क्या है, ये हमने बताया था समाकलन नियतांक होता है। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं था। पहले जब हम समाकलन करेंगे सबसे पहले समाकलन का दोनों साइड निशान लगाते हैं और के का समाकलन नहीं होगा तो समाकलन के बाहर ले लेंगे। ये आपका इस फॉर्मूले के जैसा होता है, क्योंकि ये पहले से ही फॉर्मूला आपका समाकलन का होता है। तो इसको हम इस फॉर्मूले के जैसा अरेंज करेंगे ताकि हम ये फॉर्मूला लगा सके। जब इसको इस फॉर्मूले के जैसा बना दिया तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले का मान होता है वो मान रख देंगे, के वैसे ही रहेगा। डी के सापेक्ष टी का समाकलन कर रहे हैं तो टी आपका बाहर आ जाएगा और डी और समाकलन का नियतांक हट जाएगा। सी आपका क्या है, समाकलन नियतांक होता है। अब क्या करेंगे कि एक केस मानेंगे कि जब x का मान हम 0 ले लें और t का मान भी अगर हम 0 ले तब, ठीक है। अगर x और t का मान जो है वो 0 हो, यानी a माइनस एक्स जो है x की जगह हम 0 लिख लें और t की जगह भी 0 लिख लें तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, माइनस का log वैसे ही रहेगा और यहाँ पे बच जाएगा a माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू ये आपका t 0 हो जाएगा तो k इंटू में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि t 0 हो गया और प्लस का आपका c हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, माइनस का log a इज इक्वल टू c, यानी कि जो c आपका समाकलन नियतांक है, c समाकलन जो नियतांक है इसका एक मान आएगा माइनस log a। यानी कि समीकरण 1 में अगर हम c का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, माइनस log a। इसीलिए हमने ये केस माना कि x का मान 0 होगा और t का मान भी 0 ले तब क्या होगा। तो जब दोनों का मान 0 लेंगे तो आपका बचेगा खाली इधर log a और इधर आपका c बचेगा, क्योंकि k तो वेग स्थिरांक है तो k आप लेंगे नहीं, वो हम बाद में ले लेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर समीकरण 1 में ये जो c का मान आया है वो रख के सॉल्व करते हैं। तो c का मान अगर समीकरण 1 में रखें, जैसे ये आपका समीकरण 1 है और c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। c की वैल्यू क्या है, माइनस log a, यानी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ c की जगह माइनस log a लिखना है। तो समीकरण 1 में c का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी वैसे ही रहेगा। अब ये पहले का प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका ये वैल्यू रख दी जाएगी जो कि है log a। यहाँ तक आपको क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक चीजें सेम रखी है। यहाँ पे प्लस था तो हमने c का मान माइनस में रखना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे c का मान क्या है, log a, वही हमने रख दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें यानी k और t को बराबर के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, k और t को हम बराबर के इधर ले आते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, k t इज इक्वल टू log a माइनस log a माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो k और t को हमने इधर लाया बराबर के, क्योंकि ये दोनों नियतांक हैं, नियत राशि हैं, बराबर के इधर आ जाएगा और इधर आपका क्या बचेगा, केवल log a बचेगा। और ये जो माइनस का log ax है ये अपने पूरे माइनस के साथ यहाँ पे आया है। देखिए ये जो माइनस का निशान है ये अपने पूरे माइनस के साथ इधर पे आया है तो माइनस log ax हो जाएगा। बाकी आपका log a वहीं पे रहेगा, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, कुछ हमने नहीं किया, बस kt को इधर ले गए हैं, log a जहां था वहीं रहने दिए हैं, लेकिन log a के पीछे हमने ये माइनस का log a माइनस एक्स लगा दिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका एक समाकलन का यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि log m
माइनस लॉग एन। मान लीजिए कि जो लॉग ए है उसको हमने क्या ले लिया है, लॉग ए जो है वो लॉग एम के बराबर है, और लॉग ए माइनस एक्स जो है ये लॉग एन के बराबर है। ये हमने मान लिया है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही होता है जब लॉग ए माइनस या लॉग ए बी कुछ भी वैल्यू होती है लॉग माइनस करके, तो वो हमेशा लॉग ए इक्वल टू जो है वो लॉग एम में हो जाएगा, लॉग ए माइनस एक्स जो है वो लॉग एन का हो जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा लॉग का, जो कि क्या होता है, लॉग का यहां से एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है लॉग एम माइनस लॉग एन का, जिसकी वैल्यू होती है क्या, लॉग एम अपान एन। ठीक है, ये आपका लॉग का फॉर्मूला है। लॉग एम हमने क्या मान रखा है, लॉग ए, यानी यहाँ पे लॉग ए रख देंगे, बटे में लॉग एन यानी कि ए माइनस एक्स कर देंगे। कैसे, यहाँ पे इसको अगर हमने इस पूरे वैल्यू को लॉग ए मान लिया है या लॉग एम मान लिया है, और इस पूरे को लॉग एन माना है, तो इसको अगर इस हिसाब से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी आपका वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे लॉग एम अपान एन होता है इस पूरे की जगह, ये तो इस फॉर्म में है, लॉग एम अपान एन की जगह आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं एम माइनस एन। अब चूंकि ये पहले से ये एम माइनस एन के फॉर्म में है तो इसको हम एम अपान एन के फॉर्म में लिख देंगे। यानी क्या करेंगे, एम हमने क्या मान रखा है, लॉग ए मान रखा है, चूंकि हमने लॉग पहले ही बाहर ले लिया है, तो ए हो जाएगा आपका एम, और यहाँ पे ए माइनस एक्स आपका एन की वैल्यू हो जाएगी। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, बहुत ही सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे पहली बात तो लॉग बेस ई एम माइनस एन होगा, यहाँ पे बेस में ई भी आपका जुड़ेगा, तो लॉग बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, अब ये जो है आपका अच्छे से अरेंज हो गया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां तक पहले आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखते हैं, तो आपको अच्छे से विजिबल है, बस उधर साइड किनारे पे थोड़ा सा कम विजिबल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने केवल ये फॉर्मूला अप्लाई किया है लॉग बेस ई एम माइनस एम अपान एन का, ये m माइनस एम के फॉर्म में था तो इसको हम m अपान एन के फॉर्म में कर देंगे। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका मेन फॉर्मूला आ जाएगा वेग स्थिरांक का, वो आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपान टी लॉग बेस ई a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, ये लॉग बेस ई a अपान a माइनस एक्स हमने वैसे ही रहने दिया, k को वहां रहने देंगे, t को बराबर किधर ले आएंगे तो 1 अपान टी हो जाएगा। ये अभी आपका मेन फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे हम एक चेंज और कर सकते हैं कि हम लॉग बेस e का जो वैल्यू होती है वो रख दें। अब चूंकि लॉग बेस x जो होता है या लॉग बेस e भी आप ले सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग x। ठीक है, यानी जहां पे आपका ये लॉग e है इसकी जगह हम रखेंगे क्या 2.303 लॉग x। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू यहाँ पे 2.303 अपान t हो जाएगा, क्योंकि इसका मान पहले लिखा जाता है, लॉग का मान हमेशा जो उसके सामने का जो वैल्यू होगा उसके पहले लिखा जाएगा। अब बचेगा आपका क्या, लॉग बेस 10 हो जाएगा, जहां पे लॉग बेस e होगा वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका a अपान a माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। यही जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसी को डिराइव करने के लिए हम इतना देर से मेहनत कर रहे थे, जो कि समाकलन पे आधारित था, और समाकलन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने स्टेप वाइज बताया है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जब यहाँ पे के 1 अपान टी लॉग ई था तो लॉग ई का एक वैल्यू होता है जो कि 2.303 होता है, जिसको पहले लिखा जाता है, तो 1 यहाँ पे था, वैल्यू का मान वैल्यू के ऊपर रखेंगे, तो 1 की जगह हमने वैल्यू का मान रख दिया, टी आपका वहीं पे है, लॉग बेस ई जो है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और a अपान a माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। ये फॉर्मूला बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
है। ठीक है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि इस फॉर्मूले में सिंबल क्या क्या डिनोट करते हैं। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इस फॉर्मूले में कौन कौन से सिंबल क्या क्या डिनोट कर रहे हैं ये आपको बता देते हैं। तो सिंबल क्या क्या डिनोट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, जो के है ये आपका वेग स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। टी आपको पता ही है समय। ए जो है हमने पहले ही बताया था शुरू में कि ए अभिक्रिया की प्राथमिक सांद्रता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी प्राथमिक सांद्रता। और ए माइनस एक्स जो है ये आपकी क्या हो जाएगी टी समय बाद सांद्रता। यानी क्वेश्चन जब भी आएगा न्यूमेरिकल तो आपको वहां पे दो सांद्रताएं दी जाएंगी, एक तो प्राथमिक सांद्रता होगी, दूसरी टी समय बाद सांद्रता होगी। तो उम्मीद है ये जो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डिफिनीशन और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना आ गया होगा। एक टॉपिक छोटा सा और रह जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, मात्रक यहीं पे निकाल लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले से मात्रक निकालेंगे तो ए आपका हमने बता दिया प्राथमिक सांद्रता है और ए माइनस एक्स टी समय बाद सांद्रता है। सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूले में बचेगा क्या, इस फॉर्मूले में आपका बचेगा k इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये सांद्रताएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी और log बेस 10 का कोई वैल्यू आपको रखना नहीं है। तो बचेगा क्या आपका, ये वैल्यू की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो केवल बचेगा k और यहाँ पे 1/t। तो k 1/t के लिए अगर हम मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पे जो मात्रक होगा वो होगा k इक्वल टू 1/सेकेंड, क्योंकि t को हम सेकेंड से लिख लेते हैं 1/सेकेंड, या हम इसी को लिख सकते हैं क्या सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये जब सेकेंड बटे के है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। हम बताते हैं कि कोई भी चीज जब बटे में होता है तो वो ऊपर जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है। और यहाँ पे एक मान और लिख सकते हैं कि इसी को प्रति सेकेंड, एक मिनट, इसी को हमेशा प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है वो यह है, और उसका मात्रक क्या क्या हो सकता है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड होता है। ये आपके एक नंबर या बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है जो आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया था या उसके अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ उसके पहले आपको बता दें अगर आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई या आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने या टॉपिक आपके सामने आती रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। आप अपने कमेंट या डाउट यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीति की वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।